Okay, I am going to share my screen. This is my presentation. Okay, this is my title slide. प्रीति विजिबल है? हाँ सर। हाँ सर, दिख रही वॉइस है। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, अभी आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो और जो बीच में अगर प्रॉब्लम आए तो बताना, ठीक है? हाँ सर। Okay, now I am going to start the lecture number 10 of nuclear physics. Okay, तो अभी तक 9 लेक्चर्स हुए हैं। लास्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है? हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड यूनिट, ठीक है? उसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ पढ़ी है दैट वी हैव स्टडीड बीटा डीके। ओके, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ बीटा डीके क्या होता है, क्योंकि रिकॉल करना इंपॉर्टेंट है because we are going to study the very important portion that is polyneutrino hypothesis, और वो हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन है बीटा डीके, इसलिए बीटा डीके को रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है? बीटा डीके मतलब क्या होता है? बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहा है न्यूक्लियस में से। तो मैंने बताया था कि द प्रोसेस इन विच बीटा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस इज बीटा डीके। ओके, सो बीटा डीके में हमने देखा था कि न्यूक्लियस है, पैरेंट न्यूक्लियस, उसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है। तो बीटा पार्टिकल निकलने से या तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है या कम होता है, डिपेंडिंग अपॉन द इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन और पॉजिट्रॉन इमिशन। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है या पॉजिट्रॉन इमिशन होता है, उस तरीके से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बीटा डीके। उसमें एटॉमिक मास, उसमें मास नंबर चेंज नहीं होता, मास नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड and atomic number either will increase by 1 or decrease by 1 depending upon the emission of electron or positron। ये चीज हमने पढ़ी थी। और बीटा डीके के हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे। बीटा डीके का एग्जांपल क्या था कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो पॉजिट्रॉन इमिशन होता है। तो पॉजिट्रॉन इमिशन या इलेक्ट्रॉन इमिशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बीटा डीके, ठीक है? तो ये बीटा डीके के बारे में डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब एक्चुअली आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट पॉलीन्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ठीक है? तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये है बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम। ये ग्राफ होता है जिसमें नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स वर्सेस एनर्जी होती है, और फिर हमने पढ़ा था कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा कहाँ होते हैं? लो एनर्जी में, और एकदम कम कहाँ हो जाते हैं? एंड पॉइंट एनर्जी में, मतलब मैक्सिमम एनर्जी। दिस इज मैक्सिमम एनर्जी नियर अबाउट 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? तो जब साइंटिस्ट या जब रिसर्चर बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम का पर रिसर्च कर रहे थे, बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम का डिस्कवरी किया, तो उनको पता चला कि जो बीटा इमिशन होता है, ये जो बीटा इमिशन हो रहा है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन बन रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है, साइंटिस्ट ने जब बीटा एनर्जी स्पेक्ट्रम को स्टडी किया और बाद में पता चला कि जो बीटा इमिशन प्रोसेस होता है वो उसमें एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो रही है। एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो रही है मतलब जैसे ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलके न्यूट्रॉन की एनर्जी होना चाहिए। मतलब लेफ्ट साइड में न्यूट्रॉन है, राइट साइड में प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। मतलब एनर्जी बिफोर बीटा पार्टिकल इमिशन शुड बी इक्वल टू द एनर्जी आफ्टर बीटा पार्टिकल इमिशन। मतलब बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस में से निकलने के पहले जो एनर्जी रहती है, निकलने के बाद भी वो एनर्जी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स इट मीन्स दैट एनर्जी शुड कंजर्व्ड इन बीटा डीके। तो बीटा डीके में एनर्जी कंजर्व हो रही है, लेकिन जब ये बीटा स्पेक्ट्रम स्टडी किया साइंटिस्ट लोगों ने, तब उनको पता चला कि यहां एनर्जी तो कंजर्व हो नहीं रही है, एक्चुअली कुछ ना कुछ एनर्जी मिस हो रही है। इसका मतलब ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की एनर्जी, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी न्यूट्रॉन की एनर्जी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। या फिर इस रिएक्शन में देखो, प्रोटॉन की एनर्जी न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन की एनर्जी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, लेकिन वो इक्विवेलेंट नहीं आ रही थी। साइंटिस्ट ने देखा कि वो इक्विवेलेंट आ ही नहीं रही है, मतलब सम एनर्जी इज मिसिंग। मतलब ये प्रोटॉन की एनर्जी ज्यादा तो न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन की एनर्जी कम आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी मिस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैंने एक एनर्जी के साथ फुटबॉल को किक किया, ठीक है? तो जितनी एनर्जी मैं फुटबॉल को दे रहा हूं उतनी एनर्जी के साथ फुटबॉल उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है? अगर मान लो कि मैंने बहुत ज्यादा मैंने इतनी एनर्जी दी फुटबॉल को कि वो कम से कम 1 मीटर तक जा सके,
ठीक है, लेकिन वो 1 मीटर जा ही नहीं रहा है, वो 900 सेंटीमीटर, वो क्या हो रहा है, 1 मीटर जाने के बजाय वो 900 सेंटीमीटर जाके रुक रहा है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एनर्जी मिस हो रही है। उसी तरीके से बीटा डीके में जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा, तो क्या हुआ, कन्वर्ट होने के पहले की एनर्जी, मतलब बीटा पार्टिकल के इमिशन होने की पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी सेम होना चाहिए। द सिस्टम शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तुमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट मींस द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए, बिफोर बीटा इमिशन और आफ्टर बीटा इमिशन एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। फुटबॉल को मैंने लात मारी तो जितनी एनर्जी दी उतनी ही एनर्जी फुटबॉल ने लेनी चाहिए, लेकिन वो कम एनर्जी ले रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी मिस हो रही है। तो इस मिसिंग एनर्जी को ढूंढ के निकाला पॉली ने। ठीक है, पॉली ने हाइपोथेसिस दिया कि कुछ एनर्जी मिस हो रही है, वो एनर्जी क्यों मिस हो रही है और क्या इसका रीजन है, ये पॉली ने बताया। बीटा डीके में जो एनर्जी मिस होती है, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व्ड क्यों नहीं हो रही है, मतलब एनर्जी कांस्टेंट क्यों नहीं है बिफोर इमिशन और आफ्टर इमिशन, इसका रीजन ढूंढ के निकाला पॉली ने 1930 में, और पॉली ने दिया पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। ठीक है, तो पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या बोलता है, ठीक है, पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस ये बोलता है, पॉली ने ये ढूंढ के निकाला कि जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है न्यूक्लियस में से, जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है न्यूक्लियस में से, तो बीटा पार्टिकल के साथ और एक पार्टिकल निकलता है जो मिसिंग एनर्जी ले लेता है। ठीक है, मतलब बीटा पार्टिकल तो निकल रहा है, लेकिन बीटा पार्टिकल के साथ और एक पार्टिकल निकलता है, दैट पार्टिकल इज नोन एज न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इसलिए बोला है कि न्यूट्रिनो मतलब न्यूट्रल पार्टिकल, ना उसको चार्ज होता है ना उसको मास होता है, बहुत कम मास होता है, निग्लिजिबल मास। ठीक है, तो पॉली ने बताया कि जो एनर्जी मिस हो रही है वो एक्चुअली एनर्जी किसको जा रही है, न्यूट्रिनो को जा रही है। ठीक है, तो बीटा डीके प्रोसेस में जो एनर्जी मिस हो रही है वो एनर्जी न्यूट्रिनो को जा रही है, और न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जो बीटा डीके में बीटा पार्टिकल के साथ इमिट होता है, और वो ही जो मिसिंग एनर्जी है वो एनर्जी उसी को जाती है। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है, एनर्जी कंजर्व्ड होती है। अगर न्यूट्रिनो नहीं निकलेगा बीटा डीके प्रोसेस में तो एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी। पॉली ने ये बताया कि न्यूट्रिनो निकलता है, न्यूट्रिनो बीटा डीके प्रोसेस में बाहर निकलता है बीटा पार्टिकल के साथ। And why this particle is called neutrino? Neutrino means neutral particle that is chargeless and very negligible mass. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल समझाने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें। अगर तुम अमोलकचंद कॉलेज में हो, सुबह तुमने नाश्ता किया, ठीक है, तो एनर्जी लिया, ठीक है, अब तुमने इतनी एनर्जी एक्वायर कर ली नाश्ता करने के बाद कि तुम अमोलकचंद कॉलेज से दत्त कॉलेज तक दौड़ के जा सकते हो। ठीक है, अब तुमने उतनी एनर्जी तो ले ली, ठीक है, तो उतनी एनर्जी तुमने ले ली तो उतनी ही एनर्जी तुम्हें निकालनी पड़ेगी दौड़ कर, कहां से कहां तक, अमोलकचंद कॉलेज से दत्त कॉलेज चौक तक। ठीक है, दत्त चौक तक। ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम दौड़ रहे हो अमोलकचंद कॉलेज से, एनर्जी तो ले ली। अब तुमने मान लो कि एनर्जी ले ली 10 किलो कैलोरी एनर्जी ले ली, और 10 किलो कैलोरी एनर्जी लग रही है तुम्हें अमोलकचंद कॉलेज से दत्त कॉलेज जाने तक। लेकिन क्या हो रहा है कि दत्त चौक तक जाने तक, ठीक है, तो दत्त चौक के पहले ही तुम रुक गए। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी तुम्हारी लॉस्ट हो गई, मिस हो गई। तुमने तो उतनी एनर्जी ली थी कि तुम दत्त चौक तक दौड़ सको, अमोलकचंद कॉलेज से दत्त चौक तक, लेकिन तुम दत्त चौक आने के 100 मीटर पहले ही रुक गए। इसका मतलब एनर्जी कहां मिस हुई। फिर तुमने फाइंड आउट करना शुरू किया कि एनर्जी मेरी गई कहां। ठीक है, फिर पता चला कि तुम जो दौड़ रहे थे, एक भारी बैग लेके दौड़ रहे थे, तो कुछ एनर्जी बैग ने ले ली, बैग हैवी होने के वजह से तुम वहां तक पहुंच नहीं पाए, मतलब सम एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू कैरिंग हैवी वेट, हैवी बैग ले रहे हो। इसका मतलब कुछ एनर्जी किसने ले ली, बैग ने ले ली, जिसके वजह से तुम अमोलकचंद कॉलेज से दत्त चौक तक पहुंच नहीं पाए, उसके पहले ही तुम रुक गए। अगर बैग नहीं होता तो सारी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती,
अमोलक चंद कॉलेज से दत्त चौक तक दौड़ने में, लेकिन तुम्हारे साथ बैग था भारी वाला, इसके वजह से तुम 100 मीटर पहले ही थक गए, सारी एनर्जी 100 मीटर पहले ही यूटिलाइज हो गई। इसका मतलब कुछ एनर्जी बैग ने ले ली, तभी जाके तुम्हारी एनर्जी कंजर्व हो रही है। पहले तुम्हें नहीं पता था कि एनर्जी कहां जा रही है, मिस कहां हो रही है, क्यों मैं दत्त चौक तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। फिर पता चला कि मेरी कुछ एनर्जी मिस हो रही है, तो कौन ले रहा है मेरी एनर्जी, बैग ले रहा है, बैग भारी है, इसकी वजह से मैं वहां तक पहुंच नहीं सका। उसी तरीके से जब बीटा डीके में बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा था, तो पहले पता नहीं था कि कुछ एनर्जी कंजर्व्ड क्यों नहीं हो रही है, एनर्जी कांस्टेंट क्यों नहीं हो रही है। फिर पॉली ने बताया कि एनर्जी कांस्टेंट इसलिए नहीं होती है क्योंकि तुमने पहले न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं था, पॉली ने न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट दिया, और बाद में पता चला कि जो एनर्जी मिस हो रही है बीटा डीके प्रोसेस में, जो एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो रही है, कंजर्व नहीं हो रही है, वो एनर्जी, जो मिसिंग एनर्जी कौन लेता है, न्यूट्रिनो लेता है। तब जाके एनर्जी बिफोर इमिशन, एनर्जी आफ्टर इमिशन कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है। तो यही है पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या बोलता है, 1930 में पॉली ने हाइपोथेसिस दिया। पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस बोलता है देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर पार्टिकल, मतलब बीटा पार्टिकल के साथ और एक पार्टिकल इमिट होता है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रिनो, और उसी का एंटी पार्टिकल, उसी के ऑपोजिट बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, टू बी साइमल्टेनियसली इमिटेड अलोंग विद द बीटा पार्टिकल इन बीटा डीके प्रोसेस। मींस बीटा डीके प्रोसेस में बीटा पार्टिकल के साथ और एक पार्टिकल इमिट होता है जो मिसिंग एनर्जी ले लेता है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रिनो, और उसके ही एंटी पार्टिकल को, उसी के ही ऑपोजिट पार्टिकल को एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। मतलब अगर बीटा प्लस प्रोसेस होगा तो न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा, बीटा माइनस प्रोसेस होगा तो एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा बीटा पार्टिकल के साथ, तभी जाके एनर्जी कंजर्व्ड होगी, तभी जाके एनर्जी कांस्टेंट होगी, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा। तो ये बताया पॉली ने, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो देखो पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस मतलब ये देखो बीटा प्लस डीके प्रोसेस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो पॉजिट्रॉन इमिशन हो रहा है। तो पहले हमने सिर्फ इतना इक्वेशन देखा था, लेकिन साथ में न्यूट्रिनो भी इमिट होता है। तो ये तीनों पार्टिकल की एनर्जी मिला के एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होती है, मतलब लेफ्ट साइड एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो ये न्यूट्रिनो ऐड किया, ये न्यूट्रिनो एक्स्ट्रा आया, इसके पहले एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रिनो किसी ने नहीं बताया था, पॉली ने 1938 में एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रिनो बताया। अगर न्यूट्रिनो बीटा पार्टिकल के साथ बाहर निकलता है तभी जाके एनर्जी कंजर्व्ड होती है, तभी जाके एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसी को बोलते हैं पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो बीटा प्लस डीके में जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन होता है, ये बीटा पार्टिकल है, साथ में न्यूट्रिनो भी बाहर निकलता है। अगर न्यूट्रिनो बाहर नहीं निकला तो मिसिंग एनर्जी गई कहां, ये पहले किसी को नहीं पता था। पॉली ने बताया कि जो मिसिंग एनर्जी है न्यूट्रिनो ले रहा है, इसलिए एनर्जी कांस्टेंट हो रही है। तो एनर्जी बिफोर इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल मतलब एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी आफ्टर इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल मींस एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। तो ये बीटा प्लस डीके प्रोसेस में ऐसा होता है। उसका दूसरा बीटा माइनस डीके प्रोसेस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन इमिटेड होता है, और पॉली के हिसाब से और एक पार्टिकल इमिट होता है, दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो जस्ट ऑपोजिट टू द न्यूट्रिनो, इसलिए न्यू बार से डिनोट करते हैं इसको। तो बीटा माइनस डीके प्रोसेस में एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, बीटा प्लस डीके प्रोसेस में न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, तब जाके एनर्जी कंजर्व्ड होती है, तब जाके एनर्जी कंजर्व्ड होती है, तब जाके एनर्जी कांस्टेंट होती है, तब जाके लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है। तो ये जो मिसिंग लिंक थी उसको खोज निकाला पॉली ने, और पॉली ने बताया कि बीटा डीके प्रोसेस में जो एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है, वो जो एनर्जी मिस हो रही है, वो एनर्जी या तो न्यूट्रिनो ले रहा है या एंटी न्यूट्रिनो ले रहा है बीटा प्लस डीके प्रोसेस में और बीटा माइनस डीके प्रोसेस में। सो दिस इज पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस मतलब न्यूट्रिनो क्यों बोला है, क्योंकि वो न्यूट्रिनो जो होता है न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ना उसको चार्ज होता है ना उसको मास होता है, निग्लिजिबल मास होता है, और ये न्यूट्रिनो का एग्जिस्टेंस पॉली ने ढूंढ के निकाला 1930 में, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीज न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड की न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। इसके पहले हमने बीटा डीके प्रोसेस पढ़े, उसमें न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का एग्जिस्टेंस किसी ने बताया था क्या, नहीं बताया।
फिर पॉली ने इसको इंक्लूड किया। इसका मतलब बीटा डीके प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व होती है न्यूट्रिनो ऐड करने के बाद। अगर न्यूट्रिनो नहीं रहेगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही, अगर एनर्जी कंजर्व नहीं होगी तो वो यूनिवर्सल लॉ फॉलो नहीं होगा। यूनिवर्सल लॉ फॉलो नहीं है तो चीज गलत है। यूनिवर्सली लॉ अगर फॉलो हो रहा है तो एनर्जी वो चीज सही है। अगर बीटा डीके में यूनिवर्सल लॉ फॉलो नहीं होता तो बीटा डीके प्रोसेस को सब नकार देते, बीटा डीके प्रोसेस को सब बोलते कि ये सही नहीं है। तो वो वैलिडिटी शो करने के लिए बीटा डीके प्रोसेस सही है ये साबित करने के लिए एनर्जी कंजर्व होना जरूरी था, और एनर्जी कंजर्व होना जरूरी था तो पॉली ने बताया कि एनर्जी कंजर्व कैसे होती है। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर पार्टिकल दैट इज न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो विल इमिट अलोंग विद द बीटा पार्टिकल ड्यूरिंग बीटा डीके प्रोसेस सो दैट द एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड। ये हो गया पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। ठीक है, एक एग्जांपल भी देख के समझाया कि तुम्हें अमोलकचंद कॉलेज से दत्त कॉलेज जाना है, तुमने उतनी एनर्जी ले रही है लेकिन तुम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो? क्योंकि तुम बैग कैरी कर रहे हो, तो कुछ एनर्जी जो मिस हो रही हो बैग एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, ये न्यूट्रिनो न्यू और एंटी न्यूट्रिनो मतलब न्यू बार, तो ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो इमिट हुए हैं बीटा पार्टिकल के साथ उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं ये देखेंगे हम। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दे हैव जीरो मास, ये ऑलमोस्ट मासलेस, निग्लिजिबल मास। जीरो तो एक क्या है, आइडियल टर्म है, जीरो कुछ नहीं होता, नियर अबाउट जीरो। ओके, सो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, द मास ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो इज नियर अबाउट जीरो। ठीक है, निग्लिजिबल, एकदम जीरो तो यहां लिखा है बट रियल में जीरो टर्म एग्जिस्ट होती है, जीरो मास एग्जिस्ट नहीं होता, तो नियर अबाउट जीरो, दैट इज नेग्लिजिबल मास। ओके, तो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हैज नेग्लिजिबल मास। ओके, सेकेंड इज दे कैरी जीरो चार्ज, चार्जलेस। न्यूट्रिनो, अभी मैंने बताया इसको न्यूट्रिनो क्यों बोलते हैं, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, दैट्स व्हाई द न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हैज जीरो चार्ज, कैरी जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, दे कैरी जीरो चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है एंटी न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की, दे हैव स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अप और डाउन, उसी तरीके से न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी स्पिन करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड दे हैव अ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाफ एच क्रॉस। ठीक है, उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हाफ एच क्रॉस। एच क्रॉस मतलब h बाय 2 पाई, ये तुमको पता है, h अपॉन 2 पाई, h मतलब प्लैंक कांस्टेंट, मतलब 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ओके, सो स्पिन होता है, चार्ज नहीं होता, मास नहीं होता, लेकिन स्पिन होता है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को स्पिन होता है, स्पिन की वैल्यू क्या होती है, हाफ एच क्रॉस। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट and their linear momentum is equivalent to E by C। E मतलब एनर्जी, C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, P मतलब लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम उसका क्या इक्वल होता है, E/C। और मोमेंटम किसको बोलते हैं तुमको पता है, लीनियर मोमेंटम मतलब अगर तुम मूव हो रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा वेट है, तुम्हारा कुछ वजन है, सपोज करो तुम्हारा वजन 60 किलो है और तुम मूव हो रहे हो, तो मूव होने से तुम में वेलोसिटी आ गई तो तुम्हारा वजन भी है, मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट द लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब अगर तुम चल रहे हो, अगर तुम दौड़ रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, मोमेंटम कैरी कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, मोमेंटम कैरी कर रहे हो। कैसे, क्यों मोमेंटम कैरी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मास है, तुम्हारा वेट है, साथ साथ में तुम एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम, तो तुम एक मोमेंटम कैरी करते हो। तुम दौड़ रहे हो मतलब मोमेंटम कैरी कर रहे हो, तुम चल रहे हो मतलब मोमेंटम कैरी कर रहे हो। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहे हो और एक पर्टिकुलर मास के साथ दौड़ रहे हो, मतलब तुम्हारा वेट है, तुम्हारे बॉडी का कुछ वेट है जो कैरी कर रहे हो, जो दौड़ रहे हो। तो इफ यू आर हैविंग मास एंड वेलोसिटी देन यू आर कैरिंग द मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। उसी तरीके से न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं और उनको क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम कितना होता है, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करते हैं न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो और उनको लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, E/C, एनर्जी अपॉन C। ठीक है, अब न्यूट्रिनो देखो, इस तरीके से न्यूट्रिनो का मैंने पिक्चर दिखाया है, ये न्यूट्रिनो है, ये देखो ये एरो ऐसा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसा घूमना मतलब एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी बताया ना, क्लॉक
क्लॉक अगर मान लो ये सर्कल है, क्लॉक ऐसी जाती है, पहले 12 बजता है, फिर 1 2 3 ऐसे 6 बजते हैं, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। और क्लॉक अगर उल्टी चला है तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा, ठीक है। तो ये एरो ऐसा उल्टा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो न्यूट्रिनो का स्पिन क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ये पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन ये, स्पिन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। न्यूट्रिनो हैज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, वेयर एज एंटी न्यूट्रिनो हैज क्लॉकवाइज स्पिन। देखो क्लॉक ऐसी घूमती है, पहले 12 बजा 1 बजा, तो इस तरीके का एरो ऐसा, तो दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो न्यूट्रिनो हैज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी न्यूट्रिनो हैज क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक है। तो एंटी न्यूट्रिनो का क्लॉकवाइज स्पिन होता है और न्यूट्रिनो का एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और स्पिन का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है। ये लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, स्पिन का डायरेक्शन ये है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है। ये लीनियर मोमेंटम और स्पिन इसमें पैरेलल होता है, लीनियर मोमेंटम और स्पिन इसमें एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। तो स्पिन का डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज और मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, तो एंटी पैरेलल हो गया। स्पिन का डायरेक्शन ये है और मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, स्पिन का डायरेक्शन ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है। सो पी एंड स्पिन आर पैरेलल एंड पी एंड स्पिन आर एंटी पैरेलल इन एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये स्पिन कैसे होता है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ स्पिन कैसे होता है? क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब सीधा घूमना है ऐसा, ठीक है। क्लॉक ऐसी घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, ठीक है। तो न्यूट्रिनो का स्पिन होती है एंटी क्लॉकवाइज और एंटी न्यूट्रिनो का स्पिन होती है क्लॉकवाइज, और लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन इस तरीके से होता है। सो ये है पिक्चर ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, और ये है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो आज हमने पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस देखा और प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो देखा, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे, वो होता है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है। बड़ा न्यूक्लियस इंस्टेबल हो गया तो दो छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फिजन। वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। चीज अनस्टेबल हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, स्प्लिट हो गई, न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में, दो छोटे, एक बड़ा न्यूक्लियस स्प्लिट होकर दो छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, दैट इज कॉल्ड फिजन। और जिन न्यूक्लियस में वो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं फिशन फ्रैगमेंट्स, ओके। तो न्यूक्लियर प्रोसेस फिजन मीन न्यूक्लियर प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिटेड इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। एक चीज बहुत हैवी हो रही है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दैट इज फिजन, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। और फिजन का ऑपोजिट क्या है? फ्यूजन मतलब दो चीजें जुड़ के एक बड़ी चीज बन रही है, दैट इज फ्यूजन मतलब बड़ी चीज दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो रही है, दैट इज फिजन। वेरी सिंपल। तो न्यूक्लियर फिजन भी तुमने इसके पहले पढ़ा होगा, ठीक है, अर्लियर क्लासेस में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। न्यूक्लियर फिजन मतलब द प्रोसेस in which the heavy nucleus is splitted into two or more lighter nuclei, ठीक है। दिस प्रोसेस इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। बड़ी चीज दो छोटे छोटे चीजों में डिवाइड हो रही है, बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फिजन, ओके। तो फिजन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस ऑफ एटम into two or more equal segments with release of large amount of energy is known as nuclear fission। मतलब जब भी न्यूक्लियर फिजन होता है बहुत ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज होती है, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होता है, ठीक है। और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो छोटे न्यूक्लियस में, तो बड़ी एनर्जी और इतनी ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट एनर्जी विल बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे छोटा मोटा नहीं, ऐसे कम एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेगा मीन्स 10 to the power 6, यू नो, मेगा मीन्स 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इतनी लार्ज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो इसी एनर्जी का यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, या फिर कोई भी जो यही, इसलिए तो न्यूक्लियर फिजन से न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो भी हमारे परमाणु केंद्र हैं, ठीक है, हमारे सेंटर्स है, एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स या न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर्स, तो उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी कन्वर्ट करते हैं। तो एनर्जी इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती है, दैट इज
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बनती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन में जब बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है तो लार्ज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज। ओके, दैट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द फर्दर process. Okay, so the process in breaking up the nucleus of heavy atom into two or more less equal segment with the release of high amount of energy, that is called nuclear fission. तो ये देखो एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं न्यूक्लियर फिजन का, या यहाँ ये है यूरेनियम न्यूक्लियस। ठीक है, यूरेनियम न्यूक्लियस, उसका मास नंबर है 235, एटॉमिक नंबर है 92। दिस इज यूरेनियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड यूरेनियम। ठीक है, अब यूरेनियम के न्यूक्लियस को क्या किया मैंने, प्रोटॉन से बम्बार्ड किया, एक नहीं सॉरी न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया, इसको एक न्यूट्रॉन फेंक के मारा। ठीक है, ये यूरेनियम न्यूक्लियस है, इसको एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक किया, न्यूट्रॉन इसको बम्बार्ड किया। ठीक है, ये देखो न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये है न्यूट्रॉन, यूरेनियम न्यूक्लियस को बम्बार्ड कर रहे हैं न्यूट्रॉन से। ठीक है, जैसे ही न्यूट्रॉन से यूरेनियम न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया, यूरेनियम न्यूक्लियस हो गया अनस्टेबल। जैसे कोई आदमी है, उसको थप्पड़ मारा तो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, अनस्टेबल हो जाता है, उसका गुस्सा चढ़ जाता है, उसका दिमाग में गुस्सा चढ़ जाता है। उसी तरीके से यूरेनियम न्यूक्लियस है, उसको न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया, न्यूट्रॉन उसको फेंक के मारा तो यूरेनियम न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अनस्टेबल हो गया, उस अनस्टेबल न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियस। तो जैसे ही न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया यूरेनियम न्यूक्लियस में, तो ये देखो 236, क्यों, मास नंबर 1 से बढ़ गया, क्योंकि न्यूट्रॉन उसमें ऐड हो गया ना। अभी अगर न्यूट्रॉन उसमें ऐड हो गया तो मास नंबर उसका बढ़ गया, तो हो गया 236। ओके, ये 92, एटॉमिक नंबर सेम है 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है, लेकिन न्यूट्रॉन दे के मार रहा हूं, न्यूट्रॉन इसको फेंक के मार रहा हूं, तो एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, 236 हो गया। और यहाँ स्टार क्यों दिया है, क्योंकि अनस्टेबल है। तो जैसे ही न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया यूरेनियम न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस एकदम क्या हो गया, अनस्टेबल। दैट अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंपाउंड न्यूक्लियस। तो अनस्टेबल होने के कारण क्या हुआ कि वो एकदम जैसे ही न्यूट्रॉन उसको स्ट्राइक किया, यूरेनियम न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल हो गया मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है न्यूक्लियस को कि अब क्या किया जाए। फिर क्या होता है, जैसे ही न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया है, न्यूट्रॉन उसको फेंक के मारा, न्यूट्रॉन उसको स्ट्राइक किया, न्यूट्रॉन उसको बम्बार्ड किया यूरेनियम न्यूक्लियस को, तो यूरेनियम न्यूक्लियस बन गया कंपाउंड न्यूक्लियस, इट इज वेरी अनस्टेबल न्यूक्लियस। और ऐसे ही जैसे ही वो अनस्टेबल हुआ, वो अपने आप में क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब देखो यूरेनियम न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है यूरेनियम न्यूक्लियस को, तो यूरेनियम न्यूक्लियस हो गया अनस्टेबल, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई, इसलिए मैंने यहाँ 236 बोला है। और जैसे ही अनस्टेबल हो गया, वो अपने आप को डिवाइड कर दिया 2, वो अपने आप को स्प्लिट किया। यूरेनियम न्यूक्लियस अपने आप को स्प्लिट करता है 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, दैट इज बैरियम, ठीक है, और क्रिप्टॉन। तो 2 छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड किया, बैरियम और क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हो रहे हैं, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस ई विल बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। यूरेनियम न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया, यूरेनियम न्यूक्लियस हो गया अनस्टेबल, कंपाउंड अनस्टेबल न्यूक्लियस को बोलते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस। अनस्टेबल होने के कारण ये 2 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, छोटे न्यूक्लियाई में बैरियम में डिवाइड हो गया और क्रिप्टॉन में डिवाइड हो गया, साथ में 3 न्यूट्रॉन बाहर निकले प्लस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकली। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, इन विच द हेवी न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई विद द इमिशन ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स एज वेल एज द इमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। इसका सादा सा एग्जांपल है यूरेनियम का फिजन होना। यूरेनियम का फिजन होता है तो 2 लाइटर न्यूक्लियाई बनते हैं, बैरियम और क्रिप्टॉन। ये रिएक्शन किसने बताया? हान नाम के साइंटिस्ट ने बताया। 1938 में हान ने डिस्कवर किया कि यूरेनियम न्यूक्लियस का फिजन होता है। यूरेनियम न्यूक्लियस का जब फिजन होता है तो 2 छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं, साथ में न्यूट्रॉन रिलीज होता है और एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कर रहे हैं, इट विल अंडरगो फिजन इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। अलोंग विद द बेरियम क्रिप्टॉन देयर इज अ इमिशन ऑफ 3 मोर न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी। तो ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इसलिए इक्वेशन बैलेंस हो रहा है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर
fission process. Okay, so this is very important. The question always comes, what is nuclear fission? Given an example. So you have to quote this definition as well as you have to quote this reaction, quote this equation to understand what is nuclear fission. ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियर फिजन के बारे में. अब न्यूक्लियर फिजन हम दो तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, एक तो होता है स्पॉन्टेनियस फिजन और दूसरा होता है इंड्यूस फिजन. ठीक है, न्यूक्लियर फिजन के अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक होता है स्पॉन्टेनियस फिजन और एक होता है इंड्यूस फिजन. अब स्पॉन्टेनियस फिजन मतलब अपने आप न्यूक्लियस न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस है, भारी हो गया, अपने आप वो छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है. दैट इज स्पॉन्टेनियस, एकदम फास्ट. अभी न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस, मैंने बताया कि 82 एटॉमिक नंबर के बाद न्यूक्लियस भारी हो जाता है. न्यूक्लियस भारी हो जाता है मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन डोमिनेंट हो जाता है. तो उसके कारण क्या होता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और संभाल नहीं पाने की वजह से वो डिवाइड हो जाता है दो स्मॉल पार्ट्स में. दैट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन. और इंड्यूस इमिशन मतलब हम जानबूझ के उसको इमिशन, इंड्यूस फिजन मतलब हम जानबूझ के उसका फिजन कर रहे हैं. उसको एक न्यूट्रॉन फेंक के मार रहे हैं न्यूक्लियस को और बोल रहे हैं चलो भाई फिजन हो जा तू तेरा. मतलब हम उसको जानबूझ के हम उसको खुद आर्टिफिशियली फिजन इंड्यूस कर रहे हैं किसी भी हैवी न्यूक्लियस में. मतलब हम उसको न्यूट्रॉन फेंक के मार रहे हैं या न्यूट्रॉन उसको बॉम्बार्ड कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि उसका फिजन हो जाए. ऑटोमेटिक फिजन मतलब स्पॉन्टेनियस, हम खुद इंड्यूस कर रहे हैं उसमें फिजन बाय स्ट्राइकिंग द न्यूट्रॉन, मींस इंड्यूस फिजन. फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं. अभी जो बारिश आती है, नेचुरल बारिश आती है, नेचुरल क्लाउड्स तैयार होते हैं और नेचुरली बारिश आती है. दैट इज नेचुरल प्रोसेस. लेकिन 2 साल पहले मराठवाड़ा में क्या हुआ था, ड्रॉट हुआ था, मतलब अकाल पड़ा था, दुष्काळ पडला होता मराठवाड्यामध्ये. तर काय केले होते, आर्टिफिशियल क्लाउड्स तैयार किए थे. मतलब हम जानबूझ के अभी क्लाउड्स तैयार कर रहे हैं और बारिश लाने के लिए. दैट इज आर्टिफिशियल रेनिंग. तो कैसे क्लाउड्स तैयार किए थे, आर्टिफिशियल गैस, सिल्वर आयोडाइड की गैस या पोटेशियम आयोडाइड की गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके आर्टिफिशियल क्लाउड तैयार किए. और आर्टिफिशियल क्लाउड तैयार करने से वो मराठवाड़ा में वो बारिश लाने का ट्राई किए थे 2 साल पहले. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेन. तो वो क्या कर रहे हैं, हम खुद उसको रेन को ला रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं रेन को. दैट इज आर्टिफिशियल. और स्पॉन्टेनियस और मतलब नेचुरल प्रोसेस जो है, अपने आप बारिश आती है, नेचुरली क्लाउड तैयार होते हैं और बारिश आती है. ठीक है, अगर आदमी तैयार कर रहा है दैट इज आर्टिफिशियल रेन. ठीक है, तो दैट इज इंड्यूस रेन. हो गया कि इंड्यूस किया, बारिश को इंड्यूस किया खुद आर्टिफिशियल क्लाउड तैयार करके विद द हेल्प ऑफ सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड प्लस CO2. ओके, तो अगर हम खुद फिजन को इंड्यूस कर रहे हैं, आदमी फिजन को इंड्यूस कर रहा है, फिजन को ला रहा है, नेचुरल प्रोसेस से फिजन नहीं हो रहा है, दैट इज इंड्यूस फिजन. उसको न्यूट्रॉन फेंक के मारा, किसको, न्यूट्रॉन को. न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया हमने हैवी न्यूक्लियस पे और फिर फिजन हो रहा है, दैट इज इंड्यूस फिजन. स्पॉन्टेनियस फिजन मतलब न्यूक्लियस अपने आप भारी हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ रही है, हैवी हो गया, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, दैट इज स्पॉन्टेनियस इमिशन. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमिशन, स्पॉन्टेनियस फिजन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन, स्पॉन्टेनियस फिजन एंड इंड्यूस फिजन. स्पॉन्टेनियस फिजन मींस मोस्ट ऑफ द हेवियर न्यूक्लियाई Z is greater than 82 undergo spontaneous fission. मतलब क्यों spontaneous fission होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा हो जाते हैं और तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में डोमिनेंट हो जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में. दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन. और इंड्यूस इमिशन मतलब जब हम एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करते हैं, जब हम एक्सटर्नली न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करते हैं न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है. हम कर रहे हैं खुद, इंड्यूस कर रहे हैं हम. ठीक है, when external energy is supplied or neutron is bombarded externally, the nucleus become unstable, then unstable nucleus undergo fission. That fission is induced fission. Induced fission को हम खुद इंड्यूस कर रहे हैं. spontaneous फिजन ऑटोमेटिकली हो रहा है, अपने आप हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस भारी हो रहा है, प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ रही है, प्रोटॉन के बीच का रिपल्शन बढ़ रहा है, इसके वजह से जो फिजन हो रहा है स्पॉन्टेनियस है. इंड्यूस मतलब हम खुद बॉम्बार्ड कर रहे हैं न्यूट्रॉन को, हम एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं उसको, तब जाके फिजन हो रहा है, तो इंड्यूस फिजन. सो टुडे इट्स ऑल अबाउट दी न्यूक्लियर फिजन. 2 टाइप्स याद रखो, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस का एग्जाम्पल भी दिया है. रेन अपने आप नेचुरली हो रही है तो स्पॉन्टेनियस. अगर हम खुद क्लाउड्स बना रहे हैं किसी
किसी केमिकल से तो दैट इज इंड्यूस रेन। ठीक है, उसी तरीके से फिजन मतलब स्पॉन्टेनियस, अपने आप फिजन हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस फिजन। अगर हम फिजन को इंड्यूस कर रहे हैं न्यूट्रॉन बोम्बार्ड करके या एनर्जी सप्लाई करके, तो दैट इज इंड्यूस फिजन। और फिजन क्या होता है, एक भारी न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, एनर्जी भी बहुत रिलीज होती है, न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। और उसके हम पहले हमने पढ़ा पॉलीज न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, इसमें दो पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस बताया पॉली ने, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, और उसके प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। वो चार्जलेस होता है, मासलेस होता है, उसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। साथ में स्पिन कैसे होता है, न्यूट्रिनो का स्पिन होता है एंटी क्लॉकवाइज और एंटी न्यूट्रिनो का स्पिन होता है क्लॉकवाइज। फिर हमने पढ़े स्टार्ट हमने लेक्चर कहाँ से किए थे, पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस पे। पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस में ये बताया गया कि बीटा डीके प्रोसेस में जो एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही थी, जो डिफिकल्टी आ रही थी, उस डिफिकल्ट को दूर किया पॉली ने और बताया कि एनर्जी कंजर्व होती है बीटा डीके प्रोसेस में, लेकिन बीटा पार्टिकल के साथ एक पार्टिकल इमिट होना चाहिए, दैट इज न्यूट्रिनो। बीटा माइनस डीके में एक पार्टिकल इमिट होना चाहिए, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। ये पार्टिकल जब इमिट होगा तब जाके एनर्जी कंजर्व होगी, तब जाके एनर्जी कांस्टेंट होगी, तब जाके यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा। तो इसी को बोलते हैं पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। ओके, सो अभी हमारा बीटा डीके वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगले जो लेक्चर में फ्यूजन को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीति? हाँ सर। लेक्चर ठीक मतलब आवाज आ रही थी ठीक से? हाँ सर, वीडियो भी अच्छी थी। ओके, तो अभी आगे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्यूजन